तो फ्लूइड में आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस 2019-20 का। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर? विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन के ऊपर। फॉर्मूले सारे आपको याद रहने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा और बनेगा। देखिए पहला सवाल क्या है, अ कैपिलरी ट्यूब। जैसे ये कैपिलरी वर्ड याद आए, आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें लेवल राइज होता है। और ऐसा कुछ डायग्राम हम लोग बनाए थे कि ये देखिए ट्यूब है और यहाँ लिक्विड था जो कि h हाइट तक इसमें राइज कर गया था। h हाइट तक इसमें राइज कर गया था। जिस h का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, h का दो फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था 2T/R rho g, है ना। T सरफेस टेंशन, कैपिटल R था रेडियस ऑफ कर्वेचर उस मेनिस्कस का, और रो था डेंसिटी, जी था एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिखे थे 2T cos थीटा बाय स्मॉल r rho g। स्मॉल r जहां पे क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, और cos थीटा क्या था? थीटा क्या था मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे सरफेस के ऊपर और ये जो कंटेनर है, इन दोनों के बीच जो होता है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो जैसे कैपिलरी ट्यूब दिखा तो ये फॉर्मूले मुझे याद आ गए। आगे लिखा है मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस 0.15। इसलिए आपको फॉर्मूला पहले याद आना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप बाकी का जो टर्म्स है वो समझ पाएंगे वो क्या दिया हुआ है। तो ग्लास ट्यूब का रेडियस दिया है 0.15, मतलब स्मॉल आर दिया हुआ है कि कैपिटल आर दिया हुआ है? स्मॉल आर दिया हुआ है। और स्मॉल आर दिया हुआ है तो ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेकंड वाला। इज वर्टिकली डिप्ड इन अ बीकर फिल्ड विद मिथिलीन आयोडाइड। कोई सॉल्यूशन होता होगा, हमें इससे क्या मतलब? जिसका सरफेस टेंशन T का वैल्यू दिया हुआ है एंड डेंसिटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, ठीक। उसमें T पता है, रो पता है, स्मॉल r भी पता है, G भी पता है। Which rises to a height h in the tube, जो कि h हाइट तक राइज कर रहा है। It is observed that the two tangents drawn from the liquid glass interface from opposite side of capillary। दो tangent हमने ड्रॉ किया है लिक्विड ग्लास इंटरफेस से, और ये दोनों tangent कहाँ पे मीट कर रहे हैं? Make 60 डिग्री with one another। ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दे, ये रेडियस होता है ना, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होता है? रेडियस। और यहाँ भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होता है? ये वाला भी एंगल थीटा ही आया था, ये वाला भी एंगल, सॉरी ये वाला एंगल 2 थीटा आया था। ये कितना आया था? 2 थीटा। तो इसको एक बार आपको याद दिला दें कि 2 थीटा ही था ये एंगल। कैसे? तो वो डायग्राम हम बता दे रहे हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा कि 2 थीटा के बराबर क्यों होगा। तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाए थे, ये टेंजेंट है, ये देखिए ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पर ये रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से हम लोग वर्टिकल लाइन बनाए थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच टोटल एंगल तो 90 डिग्री होगा। टोटल एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा हम गलत बोल दिए, वो 2 थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ये मैं इस बोलने में गलती हो गई, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिसके सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। तो ये 90 तो ये 180 लेके चला गया, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 90 माइनस 2 थीटा
प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। तो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल्स टू, क्या मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया? कुछ तो कर दिया गड़बड़ी। कहाँ होगा? अच्छा यहाँ 90 माइनस 2 नहीं होगा, सॉरी, ये था 90 माइनस थीटा, ये भी था 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा होगा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो ये 180 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सेट करके आपसे थीटा पूछा, फिर पूछा फाइंड एच, बताइए एच कितना होगा। तब तो डायरेक्ट पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर हो जाएगा। 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 0.05, मतलब मैं इसे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख देता हूँ, इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 अपॉन स्मॉल आर, वो है 0.15 mm, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर माइनस 3 लिखना होता है, और पॉइंट हटाने के लिए लिखेंगे 15 गुना 10 का पावर माइनस 5 मीटर में, और इनटू रो डेंसिटी कितना है इसका? 667, और इनटू जी, जी का वैल्यू 10। थोड़ा सा काटपीट करिए, देखिए 5 से ये 3 बार में कटा, 2 से ये 2 कैंसिल, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, और ये भी कटा तो 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो 100 बन जाएगा, 100 √3, तो √3 का वैल्यू तो पता है हम लोग को 1.73 बाय 3 इंटू 667, ये 2000 हो जाएगा। कितना हो गया? 2000 हो गया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कटा, पहले आप पॉइंट उड़ा लीजिए इसका, तो 2 जीरो नीचे, 2 से डिवाइड करो 173 में, तो 2 8 16, 2 6 के 12, 5 है ना, 86.5 बाय नीचे कितना है? 1 2 3 जीरो, तो जगह 0.0865 मीटर, 0.0865 मीटर, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो सामने वाला इवन नंबर है, तो 0.86 ही रह जाएगा, या 87 जो भी लिखना चाहे, समझ गए? इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल था, सही से करना। अगला सवाल लिखा हुआ है, प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल। तो सबसे पहले तो आप 2 सोप बबल बना लीजिए, ये एक सोप बबल है और दूसरा ये सोप बबल है, और इनके इनसाइड का प्रेशर का बात कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे P in माइनस P out कितने के बराबर होता है? सोप बबल में 4T/R, ठीक है। T जहां सरफेस टेंशन है और R इसका रेडियस है, R इसका रेडियस है, और लिक्विड ड्रॉप में कितना होता है? 2T/R। तो ये प्रेशर दिया हुआ है, पहले वाले में है 1.01 atm, P इनसाइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.01 atm, और आउटसाइड प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? इज इक्वल्स टू 4T/, इसका रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं, पहले वाले का रेडियस कितना मान लिए, तो डिफरेंस लेंगे तो 0.01 इज इक्वल्स टू 4T/R1, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरे में प्रेशर कितना है? 1.02 atm, तो क्या लिखेंगे? 1.02 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4T/R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.02, ये दूसरा इक्वेशन। आपसे पूछा है कि बताइए द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछा है तो V1/V2 अगर मुझे लिखना है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और V2 कितना होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो कितना आ जाएगा? R1/R2 का होल क्यूब। और अगर R1/R2 निकाले तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे अगर आप, तो R1/R2 आ जाएगा और वो 2 हो जाएगा।
को डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8:1 आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला जो सवाल था वो था इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, तो हम लोग को याद आएगा कि अच्छा स्टोक्स लॉ में क्या था कि जब कोई स्फेयर किसी विस्कस लिक्विड में मूव करता है तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होता है। और उसमें हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था कि जब कोई स्फेयर को रिलीज करते हैं किसी लिक्विड के ऊपर से तो वो नीचे जाता है और लिक्विड में इन करता है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी पहले बढ़ता है और बढ़ के फिर कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था 2/9 ईटा इंटू ऊपर में मतलब इंटू आर स्क्वायर इंटू जी ब्रैकेट में डी माइनस रो। डिबर फॉर्मूला याद ना कर बे तो बड़ा दिक्कत हो, तो याद कर। तो नहीं याद है तो क्यों नहीं याद है, देखिए आप क्वेश्चन लिखिए और तुरंत देखिए इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कहीं लिखा हुआ है भी क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी, तो तुरंत कॉपी देख करके यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी लिखिए। स्टोक्स लॉ क्या है तुरंत लिखिए कि विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा आरवी। टर्मिनल वेलोसिटी आया तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए तुरंत 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी इंटू डी माइनस। तो अगर बार बार 2-3 बार लिख लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला याद तो आप ही को करना है आफ्टर ऑल। देखिए राइट पढ़ते हैं अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक बॉल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर एंड डेंसिटी रो, बॉल का डेंसिटी रो है ध्यान रखिए, फॉल्स अंडर ग्रेविटी थ्रू अ हाइट h इन एयर। मतलब ये बॉल है और h हाइट एयर में फॉल किया। h हाइट कहां फॉल किया, हम लोग जानते हैं एयर में जब फॉल करता है h हाइट तो इसका स्पीड कितना होता है √2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0। और ये हम लोग माने कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तभी √2gh होता है, ये तो उससे कम आएगा। बिफोर एंटरिंग इनटू अ टैंक ऑफ वाटर, इसके नीचे क्या है एक टैंक है किसका वाटर का। तो टैंक में गिरने से पहले ये यहां पे फॉल किया। एक बात और कोशिश करिए कि हर सिचुएशन में डायग्राम बनाने का। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था, डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। दूसरा क्वेश्चन सोप बबल था तो मैंने बबल नहीं बनाया ताकि मुझे फील हो सोप बबल क्या होता है। ये सिचुएशन हो रहा है, डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। हर क्वेश्चन फिजिक्स का हर क्वेश्चन में डायग्राम लगभग बन ही जाता है, और अगर आप डायग्रामेटिकली बनाएंगे उसमें चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो सवाल बनने और समझने का चांसेस ज्यादा होता है। बिना डायग्राम के आप सवाल बना रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं लेकिन जो आप सोच रहे हैं जो आपके माइंड में चल रहा है वो कॉपी पे उतरे तो आपका एक्यूरेसी सवाल सॉल्व करने का टेंडेंसी हमेशा बढ़ता है। तो ये वाटर के टैंक में गिरा। आगे कह रहा है इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इनसाइड वाटर, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी होता है, पहले वेलोसिटी बढ़ता है और फिर घटता नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो ये है जो कि आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इनसाइड वाटर इज सेम एज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस। मतलब जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस जितना था यही टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है। मतलब इस टर्मिनल वेलोसिटी के बदले हम लोग vt के बदले क्या लिख सकते हैं √, इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो बताना है कि h r इसके किस पावर पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 2gh इज इक्वल्स टू r का पावर प्रोपोर्शनल टू h प्रोपोर्शनल टू r का पावर, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला चलिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल में से एक था। A small spherical droplet of density d is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension t। समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक ड्रॉपलेट है स्फेरिकल ड्रॉपलेट, ये एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, ध्यान रखिएगा कैसा ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट है और ये आधा लिक्विड में इमर्ज्ड है। कितना इमर्ज्ड है, आधा लिक्विड में इमर्ज्ड है। ठीक है, मतलब V in अगर लिखेंगे हम लोग, ये V in कितना इन है तो लिखेंगे उसका टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2।
तो कह रहा है कि जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट इसका डेंसिटी d है और ये हाफ इमर्ज्ड है लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है और इस स्फेरिकल ड्रॉप का डेंसिटी d है, और ये जो लिक्विड इसका सरफेस टेंशन भी t है। आगे लिखता है फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट का आपको रेडियस बताना है, तो हम उसे स्मॉल r मान लेते हैं, ये हमें बताना है। तो इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर हम इसका रेडियस स्मॉल r लिखें तो 4/3 पाई r³, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक बात और लिखा है, इफ सरफेस टेंशन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन की वजह से किधर फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोग पढ़े थे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, और जितना लेंथ पानी के कांटेक्ट में हो, तो ड्रॉपलेट का कितना लेंथ कांटेक्ट में होता है अगर वो हाफ इमर्ज्ड हो। तो देखिए इस बॉल से आप समझ सकते हैं, इस बॉल को आप इमेजिन करिए कि हाफ इमर्ज्ड है, मतलब इतना पार्ट ये इमर्ज्ड है, तो अगर इतना पार्ट इमर्ज्ड है पानी के अंदर, तो ये पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, इधर वाला पार्ट ऐसे बोलो और इधर वाला पार्ट। इधर वाला पार्ट का यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कांटेक्ट में होगा, ये पूरा लेंथ तो 2 पाई r होगा, सरकमफेरेंस है, हाफ इमर्ज्ड है ना, तो एकदम डायमीटर वाला तो सरकमफेरेंस पूरा सर्कल कंप्लीट सर्कल दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहां से यहां तक कितना लेंथ कांटेक्ट में है, पाई r, तो इस वाले पार्ट पे सरफेस टेंशन लगेगा t इंटू पाई r, और इधर वाले पे भी उतना ही पाई r, t इंटू पाई r, तो टोटल कितना हो जाएगा t इंटू 2 पाई r। आगे से ये ध्यान रखिएगा, अगर स्फेरिकल ड्रॉप आधा इमर्ज्ड हो तो सरफेस टेंशन t इंटू 2 पाई r लगता है। बनाइए इसका FBD। इसका वेट mg नीचे लगेगा, बोलो इसका वेट mg कैसे लिखोगे, इसका मास इंटू g, और इसका मास कैसे लिखेंगे, इसका वॉल्यूम इंटू इसी का डेंसिटी जो कि d है इंटू g, और इस पर ऊपर की तरफ दो फोर्स काम करेंगे, एक तो बाइंड फोर्स और एक सरफेस टेंशन का फोर्स। बाइंड फोर्स कितना होता है, V in इंटू रो इंटू जी, ये बाइंड फोर्स होता है, प्लस एक सरफेस टेंशन का फोर्स भी काम करेगा T इंटू लेंथ, जो कि कितना हम लोग देख लिए 2 पाई r, इधर का पाई r इधर का भी पाई r, और ये फ्लोट कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जितना ऊपर फोर्स उतना ही, दोनों को बराबर कर देंगे तो स्मॉल r हमारा निकल जाएगा। तो जरा बराबर कर दीजिए, ऊपर की तरफ फोर्स है V in कितने के बराबर है, वॉल्यूम बाय 2 के बराबर, तो वॉल्यूम यहाँ है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो V in हो जाएगा 2/3 पाई r³, V in की जगह लिखे इंटू रो जी, प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स T इंटू 2 पाई r, ये इतना फोर्स ऊपर लग रहा है, और नीचे कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू dg। तो देखिए जो कटेगा पहले काट दीजिए, क्या क्या कटेगा, पाई 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 चुकता हो गया, 2 या 2 r, एक r भी कट जाएगा, यहाँ r² बचेगा, ये r गया, और यहाँ भी r²। हमें r ही निकालना है, ध्यान रखना है, तो हम r वाले टर्म को एक साइड लेते आते हैं, है ना, तो इस सबको उधर भेज देंगे, इधर में बचा t, और तो कुछ बचा नहीं, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। यहाँ पे 2r² dg/3 लिखा हुआ है ये, और इसको इधर भेजे तो r² ρg/3 लिखा हुआ है, तो 3 एलसीएम ले लिए, 3 इधर आ गया, तो 3t इज इक्वल्स टू r² g कॉमन ले लीजिए, तो 2d माइनस रो, तो 3t/2d माइनस रो इंटू g इधर आ गया, इज इक्वल्स टू r², तो r हो जाएगा इसका रो, तो 3t/2d माइनस रो इंटू g, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा हुआ है, वाटर फ्लोज फ्रॉम अ पाइप एट 100 लीटर पर मिनट। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया हुआ है, पर मिनट कितना फ्लो करता है, तो क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर करता है, ऐसा सिस्टम वही होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसको क्यू से लिखते थे, डिस्चार्ज भी कहते थे, जो कि एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये कितना है, 100 लीटर पर मिनट है। तो थोड़ा सा इसे हम लोग कन्वर्ट कर लें, 100
लीटर को अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। बाय मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकंड, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, एक 0 कट गया, 10 टू द पावर -2/6 मीटर क्यूब पर सेकंड ये डिस्चार्ज होगा। आगे लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द पाइप स्मॉल आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या होता है? जब कोई भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, कोई एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 0 छोड़ करके, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। उसमें जो 10 का पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें रेनॉल्ड्स नंबर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है रो वी डी बाय ईटा। रो होता है डेंसिटी, तो वाटर का डेंसिटी में पता है 10 टू द पावर 3 ऐसा सिस्टम में केजी पर मीटर क्यूब। बी होता है वेलोसिटी, डी होता है पाइप का डायमीटर, टी क्या होता है पाइप का, हमें रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग डी तो लिख ही सकते हैं 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर। और ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि दिया हुआ है वाटर का। 1 स्मॉल m का मतलब होता है मिली और कैपिटल M का मतलब होता है मेगा। स्मॉल m का मतलब होता है मिली, मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3। कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, उसका मतलब होता है 10 टू द पावर 6। कहीं अगर कैपिटल K लिखा रहे तो किलो, उसका मतलब होता है 10 टू द पावर 3। और कैपिटल G मतलब गीगा, उसका मतलब 10 टू द पावर 9। तो ये 1 मिली पास्कल सेकंड लिखा, मतलब 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकंड, ये ऐसा सिस्टम है। तो अब सब रख दीजिए, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। वेलोसिटी को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे डिस्चार्ज के फॉर्म में। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है एरिया, तो एरिया हो गया पाई r स्क्वायर इंटू v, तो v के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाय पाई r स्क्वायर, Q बाय पाई r स्क्वायर। तो रो इंटू v के बदले लिख सकते हैं Q बाय पाई r स्क्वायर, इंटू d को भी 2r लिख दो बाय ईटा, तो ये हो गया 2 रो QR बाय पाई r स्क्वायर ईटा। एक r कट जाएगा तो r हटा देते हैं यहाँ से। क्या लिखिए 2 PQR, तो 2 PQ हो जाएगा, एक r कट गया, बाय नीचे पाई r ईटा। अब वैल्यू लिखिए 2 इंटू रो हो गया 10 टू द पावर 3, Q कितना है 10 टू द पावर -2/6, बाय पाई होता है 3.1। स्मॉल r रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ईटा कितना है 10 टू द पावर -3। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए थोड़ा काटपीट करते हैं हम लोग। देखिए 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 तो गया काम से, ठीक है। ये देखिए ध्यान से 5 6 जा 30, 30 को अगर 2 से काटेंगे तो 15, 15 3 जा 45, ये 45 होगा, है ना, 45 के लगभग कुछ 45 46 के आसपास। और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर 6 बाय अप्रोक्सीमेटली 45। तो अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है एक पॉइंट के बाद, तो मुझे 100/45 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखना होगा, तब ना ये एक डिजिट बाद होगा। 45 से 2 बार में कट जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10 का पावर 4। इसका ऑर्डर कितना कहेंगे 10 का पावर 4। कभी कभी सिर्फ पावर लिख देता है, तो ऑर्डर में अगर 4 भी लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा पावर 10 का पावर 4 है। अंडरस्टूड। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर पे एक सवाल था। अगला सवाल, इफ m is the mass of water that rises in a capillary tube। पहले हम लोग इतना लाइन का मतलब समझते हैं। m क्या है, मास ऑफ वाटर दैट राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो हम लोग तो ये कभी कैलकुलेट किए ही नहीं, पढ़े ही नहीं कि मास कितना राइज करता है, तो हम अपना ज्ञान लगाएंगे कि कैपिलरी ट्यूब में मास कितना राइज करता है पानी का। अगर ये निकालना होगा हमें कभी तो कैसे निकालेंगे,
कि कितना वॉल्यूम राइज किया इनटू डेंसिटी, और कितना वॉल्यूम राइज करेगा, कितना वॉल्यूम राइज करेगा, तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी, यही क्या होगा मास, बोलो। और ये जो मास होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच है हाइट, एच है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2t cos थीटा बाय स्मॉल r इंटू रो वाटर का, और डेंसिटी भी वाटर का ही रो। तो ये देखिए रो से रो कटा, और एक r से एक r भी कट जाएगा, और बाकी देखिए पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, g मतलब मास जी कितना राइज करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r के, रेडियस ऑफ ट्यूब के। मतलब अगर रेडियस ऑफ ट्यूब डबल कर देंगे तो मास भी डबल हो जाएगा। तो कह रहा है कि मास रेडियस r में राइज किया, तो बताइए कितना मास राइज करेगा अगर रेडियस 2r कर दो, डबल करेंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझे? तो अब कोई जो नहीं कि मास हम ही कैलकुलेट करके दें आपको, ये सारी चीजें आपके इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज में मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और मुझे हाइट पता है कितना राइज किया, तो हम वॉल्यूम तो लिख ही सकते हैं ना। आगे चलिए, अगला सवाल लिखा है द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी, जिसको हमें 1 फर्स्ट लिक्विड करना है, एंड वाटर इज 7.5। मतलब मरकरी और वाटर के सरफेस टेंशन का रेशियो कितना है, मतलब T1 by T2 दिया हुआ है 7.5, while the ratio of their density is 13.16। इनके डेंसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है 13.6। Their contact angle with glass are close to 135 and 0 डिग्री सेल्सियस। ग्लास के साथ कांटेक्ट एंगल भी दिया हुआ है, θ1 दिया हुआ है 135 डिग्री, और θ2 कितना दिया हुआ है 0 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मरकरी गेट्स डिप्रेस्ड, मरकरी नीचे चला जाएगा क्योंकि उसका कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस में कैपिलरी फॉल होता है। तो मरकरी गेट डिप्रेस्ड बाय H व्हेन कैपिलरी ट्यूब R1 उसमें इंसर्ट किए, तो R1 का इंसर्ट किए तो मरकरी क्या हो गया, H हाइट नीचे चला गया। तो हम इस H का फॉर्मूला जानते हैं, चाहे ऊपर जाए तो एसेंट फॉर्मूला कहते हैं, नीचे जाए तो डिसेंट फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला एक ही रहता है 2t cos थीटा बाय स्मॉल r रो जी, ठीक है। तो मरकरी केस में अगर लिख रहे हैं H1, मरकरी का हाइट अगर कितना लिख रहे हैं H1, तो यहाँ T1 लिखेंगे cos θ1 R1 ρ1 जी, तो सेम। While water rises by same amount H, तो दोनों में हाइट सेम ही है तो हम इसे H1 नहीं लिखते हैं, इसको H लिख रहे हैं। और वाटर के लिए भी फॉर्मूला यही चलेगा 2, लेकिन टेंशन वाटर का लिखेंगे cos θ2 लिखेंगे, रेडियस 2 लिखेंगे, कैपिलरी ट्यूब R2 लिया गया है, डेंसिटी भी 2 लिखेंगे, जी तो सेम रहेगा, और दोनों हाइट सेम है तो बराबर कर दिए। तो आपसे पूछा बताइए R1 बाय R2 कितना होगा। वेरी इजी, अगर R1 बाय R2 मुझे चाहिए तो जो कट जाए काट दो, 2 2 कटा, जी कटा। अगर R1 बाय R2 चाहिए तो R1 को इधर भेज दो, तो इधर क्या क्या आएगा, T1 cos θ1 इंटू ρ2 आएगा ना, ρ2, तो इधर डिवाइड होगा T2 cos θ2 इंटू ρ1, यहाँ है ऑलरेडी, इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। जैसे उसे देखिए T1 बाय T2 हमें दिया हुआ है कितना, ऊपर में लिखेंगे 7.5 इंटू ρ2 बाय ρ1, नहीं ρ1 बाय ρ2 है 13.6, तो 1 बाय 13.6, और cos θ1 cos 135 डिग्री कितना होता है -1 बाय √2, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करना है, वो माइनस में दिखाते हैं वो नीचे चला जाएगा। और cos θ2 cos 0 1 होता है, ये √2 को हम लोग 1.4 नहीं लिखते हैं, इसी का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर दीजिए कितने के बराबर आ रहा है, कितना कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये कैलकुलेट होकर 0.66 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है सॉल्व करके, अच्छा 0.4 आ रहा है, ये कैलकुलेट होके 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है तो 0.4 किसके बराबर होता है, 4/5 होता है 0.8
2/5 होता है 0.4, 3/5 होता है 0.6 और 2/3 होता है 0.67। तो 2/5 आंसर हो जाएगा 0.4। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं रफली कैलकुलेट कर सकता हूं वैसे। 13.6 इंटू 14 करेंगे, करें हम ही 0.4 ही आ रहा है ना। 140 मान ले तो 14 चौक के 196 होता है। हाँ 19 190 के आसपास, मतलब 19 आ जाएगा लगभग, 19 के आसपास आएगा, है ना। 19 को हाँ ये 4 बार में 0.4 बार में, ठीक ठीक। 76 होता है 0.4 बार में, ठीक है बिल्कुल सही, 0.4 के आसपास आएगा, तो मतलब 2/5। एक आखिरी सवाल और, ये हालांकि फ्लूइड का सवाल नहीं है, लेकिन सोप बबल है तो इसलिए फ्लूइड में डाल दिया जाता है। फ्लूइड का कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नहीं लगेगा वैसे, बस इतना कि सोप बबल क्या होता है। सोप बबल, सोप बबल क्या होता है, उसमें सोप का जो लेयर होता है वो खाली आउटर मतलब पेरीफेरी पे होता है, उसके अंदर में क्या होता है, हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है, जो कि एयर होता है, गैस होता है, ये ध्यान रखते हैं। उसको ब्लो कर रहे हैं बाय मैकेनिकल पंप, एक पंप से उसको ब्लो कर रहे हैं, हवा उसमें जा रहा है ताकि उसका साइज बढ़ेगा। एट द माउंट ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब के ऊपर लगा करके, इंक्रीजेज इन वॉल्यूम विथ टाइम, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीजेज इन वॉल्यूम विथ टाइम एट ए कांस्टेंट रेट। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से। क्या मतलब इसका कि वॉल्यूम का रेट मतलब dv बाय, ये कांस्टेंट है तो हम एक कांस्टेंट क्या मान लिए, k। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल्स टू k dt, दो साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो v इज इक्वल्स टू kt, ऐसा भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज v, वॉल्यूम। द ग्राफ दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। आपको बताना है कि प्रेशर जो है टाइम के किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर ग्राफ बनाएंगे। सब जगह लीनियर ही ग्राफ है, तो मतलब बताना है कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली। तो अगर मुझे प्रेशर बताना है और वॉल्यूम पता है, तो अंदर में एयर है, गैस है, और गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक और दिक्कत है, इसमें एक बात नहीं लिखा है, इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एयर एक गैस है, किसी गैस का जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमें बॉयल्स लॉ का याद आता है। किसका याद आता है, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बदले क्या लिख सकते हैं, kT। ये तो k कांस्टेंट ही है, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो अगर हम प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/t पढ़ेंगे, मतलब प्रेशर और 1/t के बीच ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर हम प्रेशर और 1/t के बीच ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। प्रेशर और t के बीच ग्राफ बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा। क्योंकि पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो क्या पढ़ेंगे, मतलब अगर प्रेशर और 1/t के बीच ग्राफ बनाना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़े, स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी लिख सकते हैं। और अगर इसको पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो सिर्फ टाइम पर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ। तो सब जगह लीनियर ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर और 1/टाइम में लीनियर ग्राफ होगा। ऑप्शन ए क्या है, सही। क्या बात समझ में आया? तो सब फ्लूइड का कोई कॉन्सेप्ट था, बस इसमें एक बात था कि सोप बबल जो है वो उसमें अंदर क्या होता है, हवा होता है, एक गैस होता है, तो उस पर गैस के नियम काम करते हैं। तो यही फ्लूइड है। पूरा थ्योरी और फ्लूइड के बहुत सारे अभ्यास हम लोग कर लिए, इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।